हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडेक्सल। आप सभी जैसा कि जानते हैं हमारा क्या चल रहा है, हमारा प्रारंभ बैच चल रहा है और इसमें हम हमारी 4th क्लास पर है। कौन से चैप्टर की? मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो आप सब तैयार हैं? तो स्टार्ट करते हैं विद आवर कोट ऑफ द डे व्हिच इज ड्रीम बिग एंड डेयर टू फेल। बड़ा सोचो और घबरा फेल होने से मत डरो। आज हमारे पास क्या है? आज हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इंटरेस्टिंग से टॉपिक की ऑरोरा बोरेलिस। ये क्या होता है, क्या होता है, कहां होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। फिर हम बात करेंगे चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स की। काफी अच्छा सा टॉपिक है जिसमें आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को मिलाकर चार्ज पार्टिकल का बिहेवियर देखोगे। देन हम बात करेंगे एक वेलोसिटी सिलेक्टर की। बहुत सही चीज है, बताऊंगा अच्छे से। देन आप बात करोगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हमने फोर्स की बात करी थी लेकिन चार्ज के लिए करी थी। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर पे। और लास्टली, जब दो पैरेलल वायर्स, इनफाइनाइट वायर्स एक दूसरे के पास हो तो उसमें क्या फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक। ओ, पहले टॉपिक से पहले एक काम करते हैं, लास्ट लेक्चर की कुछ और एग्जांपल्स हम ट्राई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है बेटा, proton and alpha particle projected in the same magnetic field, find ratio of their radii if velocity is same। ये v क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी सेम है तो r का रेशियो निकालना है। तो r का फॉर्मूला क्या होता है? r का फॉर्मूला क्या होता है? r का फॉर्मूला होता है mv अपॉन qb। क्वेश्चन ने बोल दिया कि v और b क्या है? सेम है। तो r प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? m अपॉन q आ जाएगा। r प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? m अपॉन q आ जाएगा। अपने को क्या निकालना है? r पहले प्रोटॉन फिर अल्फा। जो पहले दे रखा है उसको ऊपर लेंगे, जो बाद में दे रखा है उसको नीचे लेंगे। r प्रोटॉन अपॉन r अल्फा। r प्रोटॉन क्या होगा बच्चा? r प्रोटॉन होगा m प्रोटॉन अपॉन q प्रोटॉन इंटू m अल्फा अपॉन q अल्फा। ऐसे ही लिखेंगे। देखिए जरा, क्या बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे? और फिर हम क्या करेंगे, हम इसमें हमारा सॉल्यूशन डाल देंगे। हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि एम पी का मतलब क्या है। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? एम ले लेते हैं। वही मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा बेटा? 4 ऑफ एम हो जाएगा। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा? 2e हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन इज m, charge on proton is e, charge on alpha particle is 2e and mass of alpha particle is 4m। तो ये रेशियो आ जाएगा 1/2 का। ये रेशियो आ जाएगा आपके 1:2 का। ठीक है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं, यहां पे आपको दे रखा है p। p क्या है? मोमेंटम। p क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम सेम दे रखा है। तो बेटा मोमेंटम सेम दे रखा है तो r का दूसरा फॉर्मूला था मेरे पास p अपॉन क्यू बी। यहां पे मोमेंटम सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो r प्रोपोर्शनल टू 1/q ही बचा बस। तो r प्रोटॉन अपॉन r अल्फा क्या आ जाएगा? q, ओ सॉरी, 1 अपॉन q ऑफ प्रोटॉन 1 अपॉन q ऑफ अल्फा पार्टिकल। और ये अगर हम लिखने जाएं तो वो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन e इंटू 2e अपॉन 1, 2e अपॉन 1।
ई से ई कट जाएगा बच्चा, क्या बचेगा आपके पास? केवल और केवल 2:1 आपके रेशियो बचेगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई दिक्कत है क्या किसी को? सही है, सही चल रहा है अभी तक, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं, आगे हमारे पास है की सिम। की यानी क्या है यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी। के क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो आर का फॉर्मूला क्या था काइनेटिक एनर्जी वाला? आर का फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यूबी। ठीक है, तो यहां से आर प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? रूट एम अपॉन क्यू। रूट एम अपॉन क्यू। तो आर ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या आ जाएगा बच्चा? रूट ऑफ एम ऑफ प्रोटॉन अपॉन क्यू इंटू रूट ऑफ एम ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन क्यू। ऊपर नीचे लिखने का याद रखना हमेशा, ठीक है? ठीक है, देन हम आगे बढ़े और हमने कहा कि अच्छा ये हो जाएगा रूट एम, नीचे है रूट 4m, इधर है क्यू अल्फा 2e होता है, और क्यू ऑफ प्रोटॉन था, क्यू ऑफ प्रोटॉन था जो कितना होता है? e होता है। ठीक है, तो m से m कट गया, e से e कट गया, ये आ जाएगा 2/2 यानी कि 1:1। अगर आपको याद आ रहा हो तो लास्ट एक क्वेश्चन था हमारे जिसमें हमने निकाला था कि रेडियस सेम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, तो वो सेम आई थी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर याद नहीं आ रहा तो लास्ट लेक्चर पे जाके आप देख सकते हैं, एंड में हमने ये क्वेश्चन करा था। तो उससे यही पता चल रहा है कि अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो रेडियस क्या आएगी? सेम आएगी, 1:1 के रेशियो में आएगी। तो रेडियस सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम, रेडियस सेम। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आपसे क्लियर दिया, ये क्या है? पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल सेम है, तो इसके लिए कौन सा था हमारे पास फॉर्मूला? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था 1/b अंडर रूट 2m अपॉन क्यू इंटू वी, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो r प्रोपोर्शनल टू b गया, v गया, तो ये आएगा रूट में m अपॉन क्यू के। तो r प्रोटॉन अपॉन r अल्फा क्या हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, सॉरी, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? m, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? e, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है? 2e अपॉन 4m। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एम ई तो कट जाएगा, इट इज 1/2 रूट 1/2 कितना आएगा? 1/√2 आपके आंसर आएगा। सवाल मैंने तो एक लिया है, लेकिन आपके 4 सवाल और कई सारे कंसेप्ट इससे सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर आप वेलोसिटी सेम ले रहे हो तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की रेडियस का रेशियो क्या आएगा? 1/2 आएगा, 1:2 आएगा। वहीं अगर आप सेकंड मोमेंटम सेम ले लेते हो, देखो वेलोसिटी और मोमेंटम में कितना बड़ा अंतर रहता है। अगर आप मोमेंटम सेम ले लेते हो तो ये रेशियो सीधा घूम जाएगा और 2:1 आ जाएगा। किसका? रेडियस ऑफ प्रोटॉन और रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल का। देन अगर आप काइनेटिक एनर्जी ले लेते हो, काइनेटिक एनर्जी सेम ले लेते हो, तो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल और रेडियस ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या आएंगी? बराबर। दोनों क्या आएगी? बराबर। और अगर आप पोटेंशियल एनर्जी सेम ले लेते हो, पोटेंशियल एनर्जी सेम लेने पर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी सेम लेने पर 1/√2, सॉरी, पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ले लेते हो, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ले लेते हो, तो क्या रेशियो आ जाएगा, 1/√2 का रेशियो आ जाएगा। किसका आ जाएगा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन का रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल के साथ। ठीक है, ओके। अगला मेरे पास क्वेश्चन है, अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इतना लिख देते हैं कि बी वेक्टर कितना है, 2i + 3j टेस्ला, इट हैज एन एक्सीलरेशन, अगर उसके पास एक्सीलरेशन है अल्फा आई कैप -4j कैप मीटर पर सेकेंड, तो अल्फा की वैल्यू फाइंड करो। अब यार ये थोड़ा सा ट्रिकी है ना, इसीलिए इस साल जेई में आया भी है। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं फोर्स इक्वल्स टू व्हाट, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या ये कहते हैं, और क्या एफ वेक्टर इक्वल्स टू, ना, तो ये पता चलता है एफ परपेंडिकुलर टू बी, एफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बी, और फोर्स जिस डायरेक्शन में होता है एक्सीलरेशन भी तो उधर ही होता है, एक्सीलरेशन भी तो उधर ही होता है, मतलब एक्सीलरेशन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी, एक्सीलरेशन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी, इसीलिए हम क्या कर देंगे, हम ये कर देंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो करते अल्फा आई के -4j के का डॉट प्रोडक्ट 2i + 3j से करेंगे, कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट आप सभी जानते हैं क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, और आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1, तो आई का आई के साथ यानी कि ये हो जाएगा 2 अल्फा माइनस जे का जे के साथ यानी कि -12 बराबर 0, -12 बराबर 0, तो 2 अल्फा बराबर 12, 2 alpha is equals to 12, alpha equals to 12/2, that is 6 is your answer, 6 is your answer। बोलो सही है क्या, बोलो सही है क्या, बन रहा है क्या, आगे देखते हैं। आगे है मेरे पास अ चार्ज हैविंग E अपॉन M, E अपॉन M, E अपॉन M क्या होता है बेटा, E अपॉन M होता है स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज अपॉन मास, ठीक है, तो स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज अपॉन मास आपको दिया 10⁸ कूलम पर केजी, एंड विद वेलोसिटी v दे दिया कितना 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, enters into a uniform magnetic field B equals to 0.3 टेस्ला at an angle of थीटा दे दिया 30° with the direction of field, okay, the radius of curvature will be, अरे r पूछा है तो r का फॉर्मूला होता है mv/qb, लगा दूं क्या, mv/qb लगा दूं क्या, आंसर इज नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर एंगल 90° नहीं है, यहाँ पर एंगल अलग है, तो आप क्या लगाएंगे mv परपेंडिकुलर अपॉन qb, और v परपेंडिकुलर कितना आया था बच्चा, mv sin थीटा अपॉन qb, mv sin थीटा अपॉन, तो कितना आया था, q अपॉन m कितना था 1/10⁸, v है 3 × 10⁵, साइन 30 कितना होता है 1/2, b कितना है 0.3, तो ये इधर कटेगा 10, तो ये हो जाएगा 1/2 10⁶, ऊपर जाएगा 10⁻², तो ये हो जाएगा 0.5 × 10⁻² मीटर या फिर 0.5 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां क्या होती है, एक बार में ही आपका आंसर पकड़ाई में दे देती हैं, है ना, लेकिन होता ये है कि वो सिली मिस्टेक थी, हाँ,
ऐसी आपके साथ भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन यहां पर मैं इसलिए बच गया क्योंकि ऑप्शन में वो नहीं था, ऑप्शन में वो नहीं था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो सिली मिस्टेक ऐसी भी होनी चाहिए कि ऑप्शन में ना हो, पता चले अगर वो ऑप्शन में होता तो मैं वो करके आगे बढ़ जाता। आगे देखें, अ बीम ऑफ प्रोटॉन विद द स्पीड ऑफ with a speed of 4 into 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड enters a uniform magnetic field, again magnetic field कितनी है 0.3 टेस्ला at an angle, इस बार एंगल कितना है 60 डिग्री। the magnetic field, the pitch of the resulting helical path of proton is close to, आपको P निकालना है, पिच निकालना है, और पिच का एक फॉर्मूला था जो मैंने आपसे कहा था कि V परपेंडिकुलर तो सर्कुलर में आएगा, तो आप यहाँ क्या लेंगे V पैरेलल इनटू टाइम पीरियड, V पैरेलल इनटू टाइम पीरियड। अब V पैरेलल क्या होता है, V पैरेलल होता है V cos थीटा। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई m अपॉन QB। टाइम पीरियड होता है 2 पाई m अपॉन QB, ठीक है। तो बस रख देते हैं वैल्यू, किसका इंतजार कर रहे हैं, V है 4 इंटू 10 की पावर 5 cos थीटा कितना है, cos थीटा है cos 60 कितना होता है 1/2 इंटू 2 इंटू पाई इंटू m कितना है, m नहीं है, ये रहा ना मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 10 की पावर -27 अपॉन चार्ज, चार्ज ऑफ प्रोटॉन है 1.67 10 की पावर -19 बी। अब देखो बी है 0.3, तो इसको लिखने का मैं तरीका बता देता हूँ, 0.3 को पिछले वाली गलती ना हो तो आप 3/10 लिख लेना, हमेशा 3/10 लिख लेना, कभी गलती होगी ही नहीं वो वाली पिछले वाली। तो अपनी गलतियों से सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे जाके वो गलती दोबारा मत दोहराओ। यही तरीका है सिलेक्शन का, सेम गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। उस गलती करी कोई बात नहीं, इंसान है, गलती हो गई, लेकिन उस गलती से सीखे कि नहीं सीखे। अगर उस गलती से नहीं सीखे तो हम इंसान कहलाने के लायक नहीं। अगर गलती करी है तो उससे सीखो और आगे बढ़ो, ठीक है, और दोबारा वो गलती कभी मत करना। तो हम ये करते हैं, 2 से 2 कट गया, 1.6 1.67 लगभग कट गया, तो ये अबाउट क्या आ रहा है बेटा 4/3 पाई, इतना तो हम छोड़ सकते हैं। और पावर का पावर देखेंगे तो 10 की पावर 5 10 की पावर -27 कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -22 प्लस 1 10 की पावर -21, 19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसको अबाउट सॉल्व करना है, तो इसको अबाउट सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, 3.1 4 इंटू 10 की पावर -2 के अबाउट आ जाएगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर के अबाउट आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो कैसे किसके पास किसके अबाउट आ रहा है ये हम जान रहे हैं, ये हम समझ रहे हैं, आगे बढ़े। आगे है मेरे पास, a charged particle moving in a magnetic field B has components of velocity along B as well as perpendicular to B, the path of charged particle will be, अरे ये तो हमारा ही कंसेप्ट है, ये कह रहा है कि ये B चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इसका एक कंपोनेंट इधर भी होगा, बिल्कुल होगा V पैरेलल, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर भी होगा, बिल्कुल होगा V परपेंडिकुलर। तो इसका पाथ क्या होता है कि इसका पाथ तो हेलिकल होता है, हेलिकल होता है। कहाँ है हेलिकल, ये रहा ये रहा, ये दोनों गलत। हेलिकल पाथ with the axis perpendicular to the direction of magnetic field B,
परपेंडिकुलर थोड़ी ना जा रहा है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड भी। आंसर सी इज योर करेक्ट, आंसर सी इज योर करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक एरोरा बोरेलिस या नॉर्दर्न लाइट्स की। देखो कितना अच्छा, एक बार देखो, देखो कितना अच्छा है, और ये वाला भी देखो कितना अच्छा है। क्या है कंसेप्ट समझो, हमारा जो सन है उससे कंटिन्यूअसली क्या निकल रही है, सोलर फ्लेयर्स निकल रही है, सोलर फ्लेयर्स निकल रही है, और वो कुछ है नहीं ज्यादा, चार्ज पार्टिकल्स ही, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स ही बहुत ज्यादा उससे निकल रहे हैं। अब वो चार्ज पार्टिकल्स हुए क्या, हमारी जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं क्या होता है, और डिटेल में हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हमारे अर्थ की जो मैग्नेटिज्म है उसमें वो सारे चार्ज पार्टिकल्स आते हैं और उसमें ट्रैप हो जाते हैं एक तरह से, और कैसा मोशन करते हैं, हेलिकल मोशन करते हैं। कैसा मोशन करते हैं, हेलिकल मोशन करते हैं, जैसा कि अभी आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसा मोशन वो करते हैं। और जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रैप होकर हेलिकल मोशन कर रहे हैं तो वो कोलाइड करते हैं, वो कोलाइड करते हैं, किससे कोलाइड करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में एक्साइटेड जो ऑक्सीजन है मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन है मॉलिक्यूल, उनसे कोलाइड करते हैं और अलग अलग कलर्स देते हैं। समझे क्या, समझे क्या? अगर नहीं समझे तो 2 मिनट 5 मिनट पहले जाकर रिवाइंड कर लो। पहले क्या आई, सोलर फ्लेयर्स आई, सोलर फ्लेयर्स में कौन थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ आए, अर्थ पे आए, अर्थ में क्या आकर एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो गए। अब एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो गए तो कैसा मोशन कर रहे हैं, हेलिकल मोशन कर रहे हैं। कैसा मोशन कर रहे हैं, हेलिकल मोशन कर रहे हैं। अब हेलिकल मोशन करते करते वो क्या हुए, कोलाइड हुए। वो क्या हुए, कोलाइड हुए। कोलाइड हुए किससे, कोलाइड हुए एक्साइटेड ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे एटम्स से, मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। और जब वो कोलाइड हुए तो उन्होंने क्या दी, कुछ कलरफुल लाइट्स दी। ऑक्सीजन से वो ग्रीन कलर की लाइट देते हैं और नाइट्रोजन से वो पिंक कलर की लाइट देते हैं। ये कहाँ देखने को मिलता है हमारे को, ऐसे जगहों पे जो पोल्स के ज्यादा पास है, जैसे कि हमारा अलास्का हो गया, अलास्का में ये बहुत अच्छा देखने को मिलता है, ठीक है। चलो, अरे पूरी थ्योरी है हमारे पास। क्या कह रहा है भाई, देखो, in polar regions like Alaska and northern Canada, Alaska और northern Canada, a splendid display of colors is seen in the sky। एक बहुत ही अच्छा splendid scene आपको दिखता है कहां पर, स्काई में। The appearance of the dancing green pink lights, किस किस कलर की होती है, ग्रीन पिंक लाइट्स होती हैं, is fascinating and equally puzzling। कमाल का दिखता भी है और उसी कमाल के साथ पजल भी करता है कि ये हुआ कैसे। An explanation of this natural phenomena is now found in physics। ये अब बात है, is now found in physics in terms of what we studied here, जिससे कि अभी हमने स्टडी करा। देखो, ड्यूरिंग अ सोलर फ्लेयर, किस समय, सोलर फ्लेयर के समय, a large number of electrons and protons are ejected from the sun। सम ऑफ देम गेट, उसमें से कुछ क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में, एंड मूव इन हेलिकल पाथ अलोंग द फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस के अलोंग वो क्या करते हैं, हेलिकल पाथ में मूव करते हैं। दीज पार्टिकल कोलाइड विद एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं किससे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर से। एक्साइटेड ऑक्सीजन एटम्स इमिट, अच्छा, ऑक्सीजन एटम कैसे इमिट करता है, ग्रीन लाइट्स, एंड एक्साइटेड नाइट्रोजन एटम्स कैसे इमिट करते हैं, पिंक लाइट। यही बोला था अभी मैंने। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोरियलिस इन फिजिक्स, ठीक है। और ये कैसी कंट्रीज में दिखता है, सीन इन कंट्रीज नियर मैग्नेटिक पोल्स, जो हमारी कंट्रीज हैं जैसे कि अलास्का और नॉर्दर्न कनाडा, वहां ऐसी कंट्रीज में ये दिखता है। ठीक है क्या बच्चों, ठीक है क्या बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं हम, आगे। अब हम बात कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की। चार्ज पार्टिकल में क्या, किसमें है, अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में है। तो बेटा देखो जरा,
अगर आपका चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में है, तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स आता है वो आप जानते हैं, एफ ई क्या होता है, ई क्यू या क्यू ई होता है। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम होती है अगर चार्ज पॉजिटिव है तो। और एफ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, या फिर ऐसे लिखते हैं, एफ ई एफ बी। एफ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, नेट फोर्स निकालते हैं। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा इन दोनों का एडिशन, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन मतलब क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और क्या दोनों में से मैं क्यू कॉमन ले सकता हूँ, क्या दोनों में से मैं क्यू कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये क्या है हमारा एफ नेट वेक्टर है। और ये जो है ठीक है, ये वाला दे दो। ये जो आया ये क्या आया, ये आया हमारे लॉरेंट्ज फोर्स। क्या है ये हमारा लॉरेंट्ज फोर्स है। जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड में प्रेजेंट हो तो उसमें कौन सा फोर्स लगता है, लॉरेंट्ज फोर्स लगता है, यानी कि दोनों ही फोर्स लगते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है और मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। ठीक है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन है हमारे पास एक एग्जांपल, क्या कह रहा है, क्या चार्ज क्यू मूव्स इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ एग्जिस्ट, देन द फोर्स ऑन इट। अभी तो देखा लॉरेंट्ज फोर्स लगता है, उसका फॉर्मूला क्या है, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। इस वाली गलती को याद रखिएगा, ये वाली गलती बच्चे कर देते हैं, बी क्रॉस वी नहीं होता, वी क्रॉस बी होता है ना। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे हो तो मान के चलो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, और ये मेरा चार्ज पार्टिकल है कहां पर, रेस्ट पर। चार्ज पार्टिकल कहां है, रेस्ट पर है। तो बेटा चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है ना, तो इस पे फोर्स तो लगेगा, लेकिन किसके कारण लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो रेस्ट पे हो, मोशन में हो या कहीं में भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा चार्ज की स्टेट से, चार्ज की स्टेट से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो लग जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लग गया, हाँ, एफ नेट में अगर हम देखने जाए तो एफ ई तो लग गया प्लस, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, एफ बी क्या है, वी क्रॉस बी, अगर वी जीरो हो तो एफ बी भी जीरो, तो ये तो नहीं लग रहा, तो एफ नेट क्या आ जाएगा, एफ नेट केवल एफ ई आ जाएगा, एफ नेट क्या आ जाएगा, एफ नेट केवल एफ ई आ जाएगा। ठीक है, कब आएगा, कब आएगा, जब वो रेस्ट पर होगा। अगर हमने अब इसको ऐसे लिख दूं, एम ए इक्वल्स टू क्यू ई, तो एसिलरेशन भी आ जाएगा क्यू ई अपॉन एम, एसिलरेशन भी आ जाएगा क्यू ई अपॉन एम। एसिलरेशन भी आ जाएगा क्यू ई अपॉन एम। सही बात है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्यू चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, तो एसिलरेशन भी, देयरफॉर एसिलरेशन भी
क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर ये हो गया सो इक्वेशन ऑफ मोशन आर वैलिड। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएंगी, वैलिड हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। ठीक है, अगर चार्ज कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो गया तो इक्वेशन ऑफ मोशन भी क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। देखिए क्या, लाइक करो, कर दिया, बढ़िया। हाँ, चार्ज पार्टिकल मूविंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू बोथ फील्ड्स इनिशियली। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस तरफ, और चार्ज बेटा अपना क्यों बनाया फिर ये, छोड़ो। चार्ज बेटा अपना पहले इस तरफ और दूसरे में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और चार्ज बेटा अपना इस तरफ। एक बार उसकी तरफ जा रहा है, एक बार उससे अपोजिट जा रहा है। दोनों बार जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव है। दोनों बार जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो क्या हुआ, तो हम कहेंगे कि इस पे जो है फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अच्छा, एफ ही तो लगेगा ही लगेगा, ऑब्वियसली बात है। कुछ हो ना हो, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स है। अब बी के कारण थोड़ा सा नखरा है, क्या, थीटा 0 डिग्री बना रहा है, मीन की हाँ, अगर थीटा 0 डिग्री बना रहा है तो एफ बी कितना होता है, 0 होता है। क्यों होता है सर, क्योंकि ये होता है क्यू वी बी साइन थीटा, और ये हो गया क्यू वी बी साइन 0, साइन 0 0। बड़े नखरे इसके, इनकी हाँ। देख सुन, इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सीधा आदमी, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है अपने को फोर्स लगाने के लिए क्या चाहिए, चार्ज। अपने को फोर्स लगाने के लिए क्या चाहिए, चार्ज। चार्ज होना चाहिए बस, कैसा ही हो, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी हो, चार्ज होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े नखरे वाली, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बड़े नखरे वाली है। क्यों, वो कह रहा है चार्ज हो, ठीक है, चार्ज पे वेलोसिटी भी होनी चाहिए। अच्छा, और जो वेलोसिटी है वो पैरेलल और एंटी पैरेलल के अलावा कुछ और होनी चाहिए। बड़े नखरे, पहली बात तो रेस्ट में नहीं हो, दूसरी बात एंगल भी हो। तो वेलोसिटी के एंगल पे तो नहीं है, 0 डिग्री है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा तो एफ नेट वापस किसके इक्वल आ जाएगा, एफ नेट वापस एफ ई के इक्वल आ जाएगा। और सेम यहां पर भी होएगा, अगर आप देखेंगे तो सेम यहां पर भी होएगा। इस पे इस डायरेक्शन में एफ ई लगेगा और एफ बी तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि थीटा क्या है 180 डिग्री, साइन 180 भी क्या होता है 0 होता है, और साइन 180 0 होता है, तो एफ बी भी क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। एफ बी भी क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वापस जो एफ नेट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ई के इक्वल आ जाएगा। लेकिन ध्यान से एक बात सुनो, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में फोर्स, अगर वेलोसिटी और फोर्स, अगर वेलोसिटी और फोर्स पैरेलल आ गए तो बेटा वी वुड इंक्रीज, ऑलवेज रिमेंबर। अगर वेलोसिटी और फोर्स डायरेक्टली पैरेलल हैं एक दूसरे के, है ना, अलोंग एक दूसरे, यार तू ऐसे भाग रहा है और मैं तेरे को ऐसे ही धक्का दूं, तू ऐसे भाग रहा है मैं तेरे को ऐसे ही धक्का दूं, तो वेलोसिटी तेरी बढ़नी चाहिए।
वेलोसिटी तेरी बढ़नी चाहिए, लेकिन यहां पे तो क्या है, यहां पर तो ये एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है। तो मैं भाग इधर रहा था, तुम धक्का पीछे दे रहे हो, मैं भाग इधर रहा था, तुम धक्का पीछे दे रहे हो, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। ठीक है, ठीक है, चलो अरे एक एग्जांपल है हमारे पास। A uniform electric field and a uniform magnetic field are acting along the same direction, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। In a certain region, if an electron is projected in the region such that its velocity is pointed along the direction of fields, then the electron would be, देखो मेरी बात, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन वो भी इस तरफ, एक इलेक्ट्रॉन वो भी इसी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। भैया नेगेटिव चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन, एक सेकंड, नेगेटिव तो चार्ज है, ठीक है, ये क्या करा मैंने, ये था, हाँ नेगेटिव चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव पे फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। उसकी वेलोसिटी उधर थी, तुम धक्का पीछे दे रहे हो, उसकी वेलोसिटी उधर थी, तुम धक्का पीछे दे रहे हो, तो ये अपोजिट वाला केस नहीं हो गया। और अगर अपोजिट वाला केस हो गया तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। रुक, पोज, कमेंट में जा, बोल आया कि नहीं आया, लिख दिया, डन लिख दिया। चलो अब तीसरा है, चार्ज पार्टिकल मूविंग एट सम एंगल टू बोथ द फील्ड्स इनिशियली। चार्ज पार्टिकल दोनों फील्ड से किसी एंगल पे है, ऐसे चार्ज पार्टिकल दोनों फील्ड से कैसे है, किसी एंगल पर है। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चा, अब ऐसे कर सकते हैं हम, इस v के दो कंपोनेंट ले सकते हैं, एक किधर आएगा इस तरफ, दैट इज v पैरेलल, और एक किस तरफ आएगा इस तरफ, दैट इज v परपेंडिकुलर, है ना। v पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा, v पैरेलल कुछ नहीं, v एंगल के साथ है ना, तो cos थीटा, और v परपेंडिकुलर का क्या होगा, एंगल के अपोजिट है ना, तो v sin थीटा, v cos थीटा और v sin थीटा। लेकिन इस तरफ जैसा कि अपन जानते हैं कि इधर एक फोर्स लग रहा होगा, कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इस तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा और इस तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। तो पता है होगा क्या, इसका पाथ कुछ इस तरह से आएगा, अगर मैं बनाने का ट्राई करूं, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका पाथ कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा, सर्कुलर और पिच, लेकिन लेकिन ऐसा। तो हुआ क्या, थोड़ा सा अगर आप डिफरेंस देख पाए, मैं दोबारा बना देता हूँ चाहो तो, ऐसा 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 ऐसा, क्या कुछ डिफरेंस देख पाए कि ये जो पिच है, ये जो पिच है, ये जो पिच है और ये अगली जो पिच बनेगी, हर एक पिच अलग अलग है, हर एक पिच अलग अलग है, डिफरेंट पिच आएगी। तो पिच क्या होती रहेगी, पिच विल इंक्रीज, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। तो P3 बड़ा होगा P2 से, बड़ा होगा P1 से, ठीक है।
ठीक है, पिच क्या होती रहेगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, पिच क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब अगर मैं बात करूं, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसका एक मस्त तरीका बताता हूं तुम्हें। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, किस डायरेक्शन में, इनवर्ट, किस डायरेक्शन में, इनवर्ट। और वेलोसिटी की अगर आप बात करो, वेलोसिटी की अगर आप बात करो तो वेलोसिटी किधर ले लेते हैं, कहीं भी ले लें, मैंने की वेलोसिटी चार्ज की इधर ले लेते हैं, परपेंडिकुलर होने से मतलब है और कुछ नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो ऊपर ले लेते हैं। देख, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और वेलोसिटी इधर, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तीनों हो गए, तीनों परपेंडिकुलर हो गए। अब क्या होएगा, अब होगा क्या, अब होगा कुछ नहीं, मैं बस इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि इसको अगर मैं यहाँ की जगह यहाँ रख लूँ तो समझ तो गया ये क्या होने वाला है, यहाँ की जगह यहाँ रख लूँ, ये जो Q है इस पे वेलोसिटी इधर लग रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, ऊपर की तरफ, और ये घुमाएगा। याद आ रहा है कुछ, पुराने कर्म याद आ रहे हैं अपने, है, ये चार्ज है, ये इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वी की डायरेक्शन में फिंगर्स करो, बी की डायरेक्शन में कर्ल करो, फोर्स ऐसे आएगा और ये सर्कल बनाएगा। आ रहा है कुछ यार, आ रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये उधर भी क्या लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपना फोर्स उधर लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अपना फोर्स उधर लगाएगा। अब हाँ, अब बातें थोड़ी बदल जाएंगी, तो डिफ्लेक्शन कैसा शो होगा, डिफ्लेक्शन की बात ही कहाँ आ गई, ये यहाँ है, ऊपर चला जाएगा। ये यहां से ऐसे चला जाएगा, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्या ही दिक्कत है। लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, मैं कह रहा हूँ इसी को ही थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना है, तो कैसे बनाया जाए सोचते हैं। तो एक दिमाग में बात आती है कि क्यों ना हम इसकी डायरेक्शन थोड़ी अपोजिट कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्यों ना डायरेक्शन हम इस डायरेक्शन में ले लें, तो इस पे फोर्स किधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा। अब आया ना मजा, अब आया ना मजा। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम तुम्हारे 3 केसेस बना देंगे फटाफट। पहले मैं बनाऊंगा, इफ एफ बी इज ग्रेटर देन एफ ई, अगर एफ बी ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स से क्या हो, ज्यादा हो, अगर ऊपर वाला फोर्स मैग्नेटिक फोर्स नीचे वाले फोर्स से ज्यादा हो, तो एफ बी क्या होता है बेटा, क्यू वी बी ग्रेटर देन क्यू ई, तो क्यू से क्यू तो कट जाएगा, और वी क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन ई अपॉन बी आ जाएगा। और ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है तो इसका डिफ्लेक्शन कैसे होएगा, इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगा। सेकंड में बनाता हूं उल्टा, इफ एफ बी इज लेसर देन एफ ई, क्यू वी बी लेस देन क्यू ई, तो v क्या आ जाएगा बेटा,
लेस देन आ जाएगा किससे, E अपॉन बी से। तो कैसे डिफ्लेक्ट करेगा बेटा, ऐसे नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। और थर्ड में यही बना देता हूं, एफ बी इज इक्वल्स टू एफ ई, क्यू वी बी इज इक्वल्स टू क्यू ई। तो V क्या आ जाएगा बेटा, तो V आ जाएगा E अपॉन डी। V क्या आ जाएगा, E अपॉन डी। E अपॉन बी जानने का मतलब है कि इसकी डायरेक्शन ऐसी ही रहेगी, नो डिफ्लेक्शन। नो डिफ्लेक्शन, ठीक है, ठीक है क्या। तो हमने क्या देखा, हमने तीन केस देखे। पहला देखा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी या मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा किससे, इलेक्ट्रिक फोर्स से, तो वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जिस डायरेक्शन में भी लग रहा हो उस तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर मैग्नेटिक फोर्स कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। और अगर दोनों बराबर हुए तो बिना डेविएट हुए सीधा निकल जाएगा गोली की तरह शक्ट करके, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा तो ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा तो नीचे जाएगा, और दोनों बराबर होंगे तो सीधा ऊपर नीचे सीधा। मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स कम है नीचे, दोनों बराबर है सीधा। और यही काम कौन करेगा, हमारे वेलोसिटी सिलेक्टर करेगा। यही काम कौन करेगा, हमारे वेलोसिटी सिलेक्टर करेगा। कैसे करेगा देखो, सेम डायग्राम बनाएगा। और यहाँ पे मान के चलो कोई पॉजिटिव चार्ज ए है, उस पर वेलोसिटी v है, और यहाँ पर आपके पास क्या है, एक वेलोसिटी सिलेक्टर का मतलब है आपके पास एक इस तरह से एक गैप है, ये देखो ऐसे। अब चार्ज पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पर। अब चार्ज पार्टिकल कहाँ है, यहाँ पर। अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स को ज्यादा कर दें तो वो ऐसे जाएगा, गैप तो उधर है ना, गैप तो उधर है, तो गलत हो गया। अगर हम दोनों को बराबर कर दें तो सीधे जाएगा, फिर टकरा जाएगा। तो हमें मैग्नेटिक फोर्स को ज्यादा करना होगा ताकि वो ऐसे निकले। कैसे निकले, ऐसे निकल जाए। क्या बात है, क्या स्मूथली निकला है कि नहीं। ऐसे निकल जाए। तो इस काम के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वेलोसिटी सिलेक्टर जैसे इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे, मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जो आपको कहेगा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में है और दोनों के कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो उसको आप किस तरह से एम कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल, किस तरह से आप उसको एम कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, a beam of electron is moving with a constant velocity in a region having an electric and magnetic field of strength इतना एंड इतना, यानी कि E की वैल्यू 20 वोल्ट पर मीटर है और B की वैल्यू 0.5 टेस्ला एट राइट एंगल्स, दोनों राइट एंगल पर है। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो V क्या होगा यार, V क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि बढ़ तो रही नहीं, बढ़ रही नहीं तो कोई डिफ्लेक्शन आ नहीं रहा होगा, तो ये क्या होता है, E अपॉन बी होता है। तो E कितना है 20, ऑब्वियसली ऐसा यूनिटी है, और ये कितना है 5.5, तो 0.5 को अपन क्या लिखते हैं बेटा, याद रखना 5/10, 5/10, तो ये इससे कटा 2 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा आंसर, 40 मीटर पर सेकंड आना चाहिए मेरे तो, 40 मीटर पर सेकंड आ रहा है मेरे तो, तुम्हारे भी यही आ रहा है क्या।
क्या तुम्हारे भी 40 मीटर पर सेकेंड ही आंसर आ रहा है क्या? ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ओके, विद वेलोसिटी इतनी, ठीक है, इट एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, पॉइंटिंग अलोंग वाई डायरेक्शन। तो बेटा वी वेक्टर है तेरे पास 6 इंटू 10 की पावर 6 किस डायरेक्शन में, आई के पॉजिटिव एक्स, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और अरे 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 भूल मत जाना, 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -2, तो ये हो जाएगा अपने 300, किसी छुपा के दे रखा तो नहीं, वोल्ट पर मीटर, पॉइंटिंग अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो ई वेक्टर है अपने जे के। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ magnetic field set up in the region such that electron keeps moving along the positive x direction, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही मूव करता रहे, तो मैग्नेटिक फील्ड बता दो, मतलब कि वो कह रहा है कि डिफ्लेक्शन ना हो, यानी कि V इक्वल्स टू E अपॉन बी वाली कंडीशन है, तो B के इस डायरेक्शन में होगा, B के इधर होगा E अपॉन V, E कितना है 300 इंटू 10 की पावर 2 अपॉन मैग्नेटिक फील्ड सॉरी वेलोसिटी दिस, तो ये गया 50 और 10 की पावर -4, तो 50 इंटू 10 प्लस की पावर -4 टेस्ला, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। तो ये दोनों तो गलत हो गए, पता नहीं क्यों दिए रखे थे। अब बात आई कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन या नेगेटिव जेड डायरेक्शन, ये कैसे पता लगाए? मैंने कहा वेलोसिटी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किधर लग रहा होगा? ध्यान से देखोगे तो दिखेगा ये इलेक्ट्रॉन है, तो यार अगर इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो इसके कारण फोर्स एफ ई तो नीचे आ रहा होगा, फोर्स एफ ई ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे आ रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कहाँ लगना चाहिए? ऊपर लगना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कहाँ लगना चाहिए? ऊपर लगना चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स ऊपर कब लगे? मैंने कहा वी भी इस डायरेक्शन में है, तो अगर v उस डायरेक्शन में है तो सिंपल सी बात है यार, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स v क्रॉस b कर देंगे तो इधर आना चाहिए। बट एक बात सुन कि ये नेगेटिव चार्ज है, कि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इसलिए नेगेटिव की वजह से ये किस तरफ आएगा? डॉट। और जाके पिछला लेक्चर देख, उसमें मैंने कह रखा था कि v क्रॉस भी करोगे तो एफ भी नीचे आना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है इसलिए ऊपर हो जाएगा, नीचे आना चाहिए लेकिन ऊपर हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज हो, तो इसका आंसर आना चाहिए डॉट। डॉट यानी कि पॉजिटिव जे में आना, जेड में आना चाहिए मेरा आंसर। सही आ रहा है क्या? कमेंट में बताओ, क्या आप लोगों का भी सही आ रहा है क्या? जल्दी बताओ। अगला एग्जांपल है मेरे पास, अ मूविंग चार्ज विल गेन एनर्जी ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ, एनर्जी किस चार्ज किसकी वजह से लेता है वो? एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो नहीं लेगा, तो फिर बोथ वाला भी हट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लेता है। मैं कैसे लेता है मैं बता देता हूँ, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है? उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि उसमें फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन में या उसकी डायरेक्शन के अपोजिट, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही क्या होगा? उसकी एनर्जी में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से वेलोसिटी बढ़ेगी और उस वजह से काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? आपकी इंक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, ओके देन
अब हमारा अगला टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग वायर पे कैसे फोर्स आएगा, तो देखो हम ये कह देंगे कि मान के चलो ऐसा वायर है जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का है मान के चलो अंदर अंदर, तो एक मानेंगे हम एल वेक्टर, किस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। बी आप जानते ही ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और आई क्या है बेटा, करंट है। तो जो फोर्स निकल कर आएगा अपने, जो फोर्स निकल कर आएगा अपने, वो आएगा आई एल क्रॉस क्रॉस बी बच, या फिर आई एल बी साइन। ठीक है, तो फोर्स क्या आएगा अपने, बी आई एल साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा, या आई एल क्रॉस बी वेक्टर आएगा। कुछ नहीं करना, पुराने जो क्रम थे वो वापस से याद करो। एफ क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा था ना, तो बस इसको खोल दिया, क्यू लेंथ अपॉन टाइम इंटू बी साइन थीटा, और इस टाइम को मैं ऐसे ले गया, कैसे ले गया दिखाता हूं, ऐसे। चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट होता है, तो ये आई एल बी साइन थीटा बन जाएगा, आई एल बी साइन थीटा बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में बेटा, एल क्रॉस बी की डायरेक्शन में। एल किस, एल वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में करंट होती है उसी डायरेक्शन में होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देख कुछ क्वेश्चन है मेरे पास तेरे लिए, अपने को फोर्स की डायरेक्शन बतानी है। तो आई उधर जा रहा है, यानी कि एल भी उधर ही जा रहा होगा, एल भी उधर ही जा रहा होगा। बी वेक्टर किस तरफ है, अंदर की तरफ है, तो एल बी, एल बी राइट हैंड थंब रूल, ऑब्वियसली बात है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो वही लगेगा। तो एल बी फोर्स किधर, ऊपर, फोर्स किधर ऊपर, एल किधर जा रहा है, एल ऊपर जा रहा है, एल ऊपर जा रहा है, डॉट ऐसे तो मोड़ नहीं सकता, ऐसे मोड़ना पड़ेगा, ऐसे मोड़ना पड़ेगा। थंब कहाँ जा रहा है, इधर, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इधर। इधर देख, एल किधर जा रहा है, बना लेता हूं पहले, रुक जा। एल इधर, एल इधर। अब ऐसे थोड़ी ना, एक मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, ऐसे थोड़ी ना है, ऐसे करना पड़ेगा। तो फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे, फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। और लास्टली अगर हम इसको देखें तो इसका एल वेक्टर कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, एल वेक्टर कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, और डॉट करेंगे तो, डॉट करेंगे तो इधर आएगा, इस तरफ फोर्स लगेगा। बोलो सही है कि नहीं, बोलो सही है कि नहीं। रुक, पॉज कर, कमेंट्स में जा, और कमेंट्स में जाके लिख सही है सर, बढ़िया है सर, आ गया सर, जल्दी जाओ। और उसके बाद इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, एल की वैल्यू दे दी तेरे को, and carrying a current 1.2 ampere is placed in a uniform magnetic field of induction 2 Tesla. The magnetic field is perpendicular to the length of wire
द फोर्स ऑन द वायर इज, यानी कि आई बी एल साइन थीटा जो होता है उसमें सारी वैल्यू दे दी। करंट की वैल्यू दी आपको 1.2, मैग्नेटिक फील्ड दी आपको 2, एल आपको दिया 0.5, साइन परपेंडिकुलर बोला तो 90 डिग्री बोला, तो बेटा वो तो 1 हो गया। इसको अगर अपन कैलकुलेट भी करने जाए तो ये हो जाएगा 1.2, मतलब ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो इट इज 1.2 न्यूटन्स ओनली, 1.2 न्यूटन्स ओनली। बोलो आ गया, आया कि नहीं आया, पूछू नहीं रहा, बोलो आ गया, आगे बढ़ो। ओके, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रेट वायर ऑफ मास 400 ग्राम इस, अच्छा मास, ओके, एंड लेंथ 2 मीटर, 2 मीटर की लेंथ है, करंट है 2 एम्पियर का। अच्छा, इफ द सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा अच्छा, ये कह रहा है ये वायर है, दिख रही है, ये इसको हवा में रोक लिया, जादू, इसको हवा में रोक लिया, कैसे रोका, ये देख ऐसे, तो मैग्नेटिक फोर्स कहां आ रहा होगा, ऊपर की तरफ, है ना, और नीचे क्या जा रहा होगा, इसका एम जी जा रहा होगा, इसका एम जी जा रहा होगा नीचे, दोनों क्या है बराबर, दोनों क्या है बराबर, एफ बी किसके बराबर है, एम जी के, और एफ बी देख, एल और बी में, एल इधर है बी अंदर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो ये सिंपली अपन आई बी एल लिख सकते हैं, या आई एल बी अपन लेके चल रहे हैं तो आई एल बी लेके चलते हैं, आई एल बी इक्वल्स टू एम जी। अपने को बी निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, एम जी अपॉन आई एल, एम कितना है 400 ग्राम, 400 ग्राम, जी 10, करंट 2, लेंथ कितनी है 2 मीटर, तो इस 2 से ये 2 से ये तो कट गया 100 बार, एक दो क्या कर रहा हूं मैं, 100 बार, 1 2 3, 1 2 3, कितना आंसर आया, 1 टेस्ला, 1 टेस्ला। बोलो आ गया, बोलो आ गया, आगे बढ़ो, आगे मेरे पास एक टॉपिक है, वो कह रहा है फोर्स होना कर्व्ड वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स होना कर्व्ड वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर वायर कर्व्ड हो तो बेटा मैंने कहा ये देख, कर्व्ड छोड़ो तू, कर्व्ड का ये ले ले, अब बता इस पे फोर्स बता, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इस डायरेक्शन में है तो इस पे फोर्स बता, तो इस पे फोर्स पता है कैसे बताएगा, इस पे फोर्स इतनी आसानी से बता देगा, मतलब बोल नहीं सकता मैं, ये लो, ये लो, ये क्या है, एल की डायरेक्शन, एल इफेक्टिव की डायरेक्शन वुड बी बेटर। मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी होगी कहीं पर भी, मान के चल लो यहाँ दे रखी है, अब हम फोर्स निकाल सकते हैं, अब हम फोर्स निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, आई एल इफेक्टिव क्रॉस पी वेक्टर, या फिर आई एल इफेक्टिव बी sin theta would be your magnetic force, would be your magnetic force। ठीक है, ठीक है, सही चल रहा है, ओके। अब मैंने तेरे को, अच्छा एक क्वेश्चन दिया, यही एक क्वेश्चन देख, क्वेश्चन कह रहा है बेटा, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मेरे पास एक सेमी सर्कल है, ये पॉइंट ए रहा, ये पॉइंट बी रहा, करंट ऐसे जा रही है, इसकी रेडियस आर है, फोर्स बता दो,
फोर्स बता दो। तो फोर्स बताने के लिए आपको ये फाइंड करना होगा, एल इफेक्टिव। और एल इफेक्टिव कितना आएगा? एल इफेक्टिव क्या आर प्लस आर 2r आएगा क्या बेटा? ये आर है और ये भी तो आर ही होगा, ये आर है और ये भी तो आर ही होगा। क्या ये तेरे को चिढ़ा नहीं रहा डायग्राम में? ऐसा कुछ नहीं लग रहा तेरे को? तेरे को तो लग रहा है कि तेरे को चिढ़ा रहा है कि एफ क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो एफ क्या हो जाएगा? आई बी एल इफेक्टिव की जगह। अच्छा देख, एल इधर है, बी अंदर है, तो साइन 91 हो गया। इसकी जगह क्या आ जाएगा? 2r आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2IBR आपके आंसर, 2IBR आपके आंसर आ जाएगा बच्चा। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन सेइंग अ सर्कुलर कॉइल ABCD carrying a current I is placed in a uniform magnetic field. If the magnetic force on the segment AB is F vector, इस AB पे, इस AB पे जो फोर्स लग रहा है वो F वेक्टर लग रहा है। द फोर्स ऑन द रिमेनिंग सेगमेंट वुड बी BCDA, इस BCDA पे कितना फोर्स लग रहा होगा? तो एक सेकंड को मान के चल, ये ऐसा सर्कल है, ठीक है, बिल्कुल बराबर। और यहां से एक सेकंड, यहां से यहां क्या है? ए बी है, और बाकी रिमेनिंग पार्ट है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। और करंट कैसे जा रहा है? करंट बेटा ऐसे जा रहा है। तो अगर तू ध्यान से देखेगा तो नेट इस जगह पे तो एफ नेट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में करंट अगर ऐसे जा रहा है, अगर ऐसे जा रहा है, और इस डायरेक्शन में तो उल्टा जा रहा है ना, मगर इस डायरेक्शन में तो उल्टा जा रहा है ना, इस डायरेक्शन में इधर जाएगा तो इसके अपोजिट में इधर जाएगा, तो नेट फोर्स ऑन दिस क्या आएगा? 0 आएगा। अब मैं कह रहा हूं उतने पार्ट का एफ वेक्टर है, तो रिमेनिंग पार्ट का उसका अपोज कर रहा होगा, उसका अपोज कर रहा होगा। अब अपोज कर रहा होगा तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। सुन दोबारा, एफ नेट क्या है? 0 है। एफ नेट क्या है? 0 है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख के दिखाऊं ना तो ये हो जाएगा, एफ नेट क्या है? 0 है। एफ नेट क्या है? एफ ड्यू टू ए बी प्लस एफ ड्यू टू बी सी डी ए। अब एफ ड्यू टू ए बी वेक्टर कितना आ रहा है? ये दे रखा, एफ वेक्टर दे रखा है, तो एफ वेक्टर, एफ फोर्स ड्यू टू बी सी डी ए कितना आ जाएगा? माइनस का एफ वेक्टर आ जाएगा, माइनस का एफ वेक्टर आ जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं? बोलो ठीक है कि नहीं? ठीक है। तो अगली समझ में आया? ओके देन, अगला टॉपिक है हमारा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के बीच का फोर्स देखना है बच्चा। तो देख, यहां देख, ये दो वायर्स हैं, ठीक है। तो इसमें करंट है I1 क्योंकि ये वायर है Y1, इसमें करंट है I2 क्योंकि ये वायर है 2, ठीक है बच्चा।
कितनी वायर्स है? इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर्स है। अब मुझे एक बात बता, अगर मैं फर्स्ट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं तो वो कैसी बनेगी? अगर मैं फर्स्ट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं तो कैसी बनेगी? इस डायरेक्शन में, राइट हैंड थंब रूल। तो पता चला इस डायरेक्शन में बन रही है, तो मैं इसकी में मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बनाऊंगा? इस डायरेक्शन में बनाऊंगा। और इसके कारण इधर, तो इसके कारण डॉट डायरेक्शन में बन रही है। अब फोर्स की बात करते हैं। फोर्स की बात कैसे करेंगे? या तो आप एल क्रॉस बी लगा लीजिए या फिर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। मैं कहता हूं कि एल वेक्टर किधर आया होगा? ऑब्वियसली बात है ऊपर ही आया होगा। तो फोर्स क्या होता है? एल क्रॉस बी होता है। एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, इस तरफ लग रहा है। फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू 2, एल क्रॉस बी, ना एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, इस तरफ लग रहा है। फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू 1। तो क्या पता चला? ये पता चला कि जब दोनों वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में था, फोर्स एक दूसरे की तरफ लग रहा है। जब दो वायर्स में करंट एक दूसरे की तरफ था तो फोर्स एक दूसरे की तरफ लग रहा है। करंट सेम, करंट की डायरेक्शन सेम, फोर्स अट्रैक्टिव। तो ये तो बड़ा अच्छा सा वाई फैक्टर बना अपने। इसको लिख लो, करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। करंट डिफरेंट डायरेक्शन में होगा तो रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, बड़ा सही बन गया। अब बात आई कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होएगा। इंटरेस्टिंग थिंग। तो चलो निकालें, F12 निकालें। फोर्स का फॉर्मूला होता है आई, इसका ऑब्वियसली बात है उसी का वायर का। मैं 1 2 यानी कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकाल रहा हूं। तो आई पहले वाले का ही लूंगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले के कारण जो बनी, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वाले के कारण जो बनी वो लूंगा। ठीक है, क्योंकि इसकी तो इधर बनी है, इसकी तो इधर बनी है। तो एल क्रॉस B2। अब मेरे को एक बात बता, एल और बी में एंगल कितना बन रहा है? एंगल बन रहा है 90। तो F12 डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं I1L B2, I1L B2। और क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर है तो B2 की वैल्यू पता है तेरे को क्या आएगी? B2 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई। इनके बीच की डिस्टेंस हमने ली नहीं थी, अभी ले लेते हैं R। ये B2 की वैल्यू आएगी, अपन जानते हैं कि इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती है? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R आती है। तो F12 अगर हम निकालने जाए तो वो आ जाएगा I1L B2 की वैल्यू म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R। तो F12 की वैल्यू आई म्यू नॉट I1 I2L अपॉन 2 पाई R।
लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पता है क्या है, क्योंकि एल इनफाइनाइट है तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये हो जाएगा F12 अपॉन L इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। ये किसका फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला है फोर्स पर यूनिट लेंथ का। किसका फॉर्मूला है ये, फोर्स पर यूनिट लेंथ का। F12 अपॉन L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ठीक है, और एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं मैं तेरे को कि F12 वेक्टर बराबर होगा F21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट। दोनों क्या है, अपोजिट, बराबर है लेकिन अपोजिट। ठीक है, ये बातें क्लियर है, ये बातें क्लियर है। फोर्स ड्यू टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स क्लियर है। तो आगे है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस इसके। Two long parallel wires are at a distance of 1 meter. Both of them, sorry, both of them are 1 meter दे दिया, carry 1 ampere current. I1 equals to I2 equals to 1 ampere. The force of attraction per unit length, आपको force per unit length ही निकालना है। देखो मैंने कहा था important, between the two wires is, between the two wires is यार F upon L क्या आया था, F upon L आया था म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R। ठीक है, तो बेटा यहां ध्यान से देख, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई 10 की पावर -7, I1 1 I2 1 अपॉन 2 पाई इंटू 1। तो पाई से पाई तो कट गया, 4 से 2 कट जाएगा, ये ऊपर 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 10 की पावर -7 नहीं रह जाएगा, कितना, न्यूटन पर मीटर। मेरा ठीक है, ठीक है, देखते हैं आंसर बना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू पैरेलल वायर्स इन फ्री स्पेस आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट एंड ईच कैरीज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। ओके, तो यहाँ पर आर आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 अपॉन 100 मीटर। I1 बराबर I2 बराबर 10 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन वायर ऑन द अदर पर मीटर इज, वही F अपॉन L पूछा है, तो F अपॉन L का फॉर्मूला वही लगा देंगे, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई 10 की पावर -7, I1 1 10 I2 10 अपॉन 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 100, 10 अपॉन 100। इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, पाई से पाई कट गया, 4 से 2 कट गया, 2 टाइम्स 10 से 10 कट गया, 1 2 3 1 2 3 4, तो ये आएगा 2 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन पर मीटर। ओह नाइस, ये गया ये गया, बट अट्रैक्टिव की रिपल्सिव, तो बेटा यहां पर ध्यान से देख, करंट इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, अट्रैक्टिव, सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, अट्रैक्टिव। ठीक है, तो कितना आंसर आ रहा है, 2 इंटू 10 की पावर -4 आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है, 2 इंटू 10 की पावर
4 आंसर आ रहा है। ओके देन, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप सभी को ये लेक्चर्स पसंद आए तो कमेंट्स में अपनी अटेंडेंस लगाते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, लाइक करते रहो और हमारे सेशंस अटेंड करते रहो। थैंक यू सो मच।